हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज़ योर सर आदित्य वाधवा और बड़े टाइम बाद मुलाकात हो रही है हम लोगों की। बड़ी मुश्किल घड़ी चल रही है अभी इस टाइम पे फ़िलहाल। सीनियर्स भी 12th में और उनका जूनियर बैच भी 12th में, तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो गया। टाइम और सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये दोनों बैचेस देख सकते हैं। जो पासिंग आउट बैच जिसके अभी एग्ज़ाम होने हैं, पता नहीं होने हैं, और जो अभी करंट बैच 12th में आया वो भी देख सकते हैं। दोनों के लिए ही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल फ्लेजेड आज हम एनपीओ का करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आई गेस सबको देखना चाहिए और कम से कम 2 बार देखना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन हमारे पास 2018 के सीबीएसई बोर्ड के अंदर आया हुआ है ये। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। कैसे करेंगे, क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन कर डाला तो समझ लो आपको एनपीओ की अच्छी पकड़ है, अच्छी खासी पकड़ आ जाएगी आपको। चलो जी, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। कहते हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। सिंपल है, हम लोग हर बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में। हम लोगों को क्या गिवन होता है? हम लोगों को हमेशा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या होता है? कैश एंड बैंक अकाउंट की समरी होती है। भाई कितना कैश या बैंक में पैसा आया और कितना कैश या बैंक से पैसा चला गया हमारे पास से, तो सिर्फ यही दो चीजें होती हैं इसके अंदर। सिंपल सा अकाउंट है। अब ये बनता है कैश बेसिस पे, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग किस बेसिस पे करते हैं? अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन अक्रूवल बेसिस, एंड आई गेस एवरीवन नोज व्हाट अक्रूवल बेसिस इज। ये 11th क्लास में सीखा था, पूरे साल भर सीखते रहे। 12th क्लास में अब इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो जाओ मेरी 11th वाली वीडियो देखो, उसके अंदर बताया हुआ अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मीनिंग। तो हम लोगों को रिसीट्स एंड पेमेंट गिवन है। 11th में हम लोगों को क्या गिवन होता था? ट्रेडिंग एंड पीएनएल गिवन होता था। ट्रेडिंग पीएनएल हम लोग बनाते थे ट्रायल बैलेंस की मदद से। ट्रायल बैलेंस गिवन होता था और उसकी मदद से हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट, कैश अकाउंट की समरी गिवन है और इसकी मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। अब 11th में एक खासियत थी, ट्रायल बैलेंस दिया होता था। ट्रायल बैलेंस के अंदर हर एक अकाउंट का बैलेंस होता था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस क्या होता था? बेसिकली समरी होती थी। सारे अकाउंट के जो भी लेजर बैलेंसेस बचते थे उनकी समरी होती थी। अब उस समरी में कैपिटल भी मिल जाती थी हम लोगों को। बट यहाँ पर रिसीट्स एंड पेमेंट में अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, आप पूरा क्वेश्चन छांट लो, भले आप लेंस लेके ढूंढ लो, भले आप सीबीआई को बुला लो, लेकिन आपको इस पूरे क्वेश्चन में कहीं कैपिटल नहीं मिलेगी। तो ये कैपिटल हम लोगों को खुद से निकालनी है। और हम खुद से कैसे निकालेंगे? हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। हम लोगों ने 11th क्लास में भी एक और चीज सीखी थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। याद आ रहा होगा, कुछ कुछ तो आ रहा होगा। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन नामक एक चैप्टर था जहां पे हमने ये चीज सीखी थी। तो अब यहां पर हमें एसेट्स और लायबिलिटीज तो गिवन है क्वेश्चन में, तो अगर एसेट लायबिलिटीज गिवन है, इसकी मदद से हम लोग कैपिटल निकाल लेंगे। बट कैपिटल निकालने के लिए मेरे को कौन सी चीज चाहिए होगी? पिछले साल की बैलेंस शीट। जो पिछले साल का हमारे पास कैपिटल आया होगा, वही कैपिटल मेरी करंट ईयर की बिगिनिंग में रही होगी। तो मैं यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाऊंगा ही, एज आस्क्ड बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने दो चीजें बोली, कह रहा साल के अंत में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दो और साल के अंत में क्या बना दो? बैलेंस शीट बना दो। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहा हूं, बैलेंस शीट बना रहा हूं, लेकिन कैपिटल निकालनी है मेरे को। इसके लिए मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो आई विल हैव टू प्रिपेयर दिस ओपनिंग बैलेंस शीट जस्ट टू कैलकुलेट कैपिटल। अभी जब आगे हम क्वेश्चन में जाएंगे तब आपको और अच्छे से पता लगेगा। तो लेट अस वेट एंड वॉच। बट जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्मेट्स नहीं बनाए हुए, काइंडली पॉज मी, मेरे को यहाँ पे पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, मुझे नहीं, वीडियो को पॉज करो और अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और वर्किंग नोट्स के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट, इनके फॉर्मेट बना लो और फिर यहाँ से कंटिन्यू करना। आ जाओ अब करते हैं क्वेश्चन। तो जैसा तरीका हम लोग 11th में फॉलो करते आ रहे थे, वैसा ही तरीका 12th में भी चलेगा। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उन पे आप डॉट मार्क कर लो। पहली एडजस्टमेंट मेरे को सब्सक्रिप्शन की दिख रही है। कुछ आए ना आए जिंदगी में, सब्सक्रिप्शन हर बार एनपीओ के क्वेश्चन में फुल फ्लेजेड में जरूर होगा। तो सब्सक्रिप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड पे मिलेगा क्योंकि पैसा मिलता है, तो सब्सक्रिप्शन पे डॉट मार्क कर लिया। द रेट्स वर प्रीपेड टू जून, सेकेंड वाला जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट की वजह से ही ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। जस्ट बिकॉज ये पॉइंट है इस क्वेश्चन में, इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर लाया गया है। ये वाला जो पॉइंट था ये 2018 के पेपर में आया था, म्यूनिसिपल टैक्सेस वाला पॉइंट था।
यहाँ पे इन्होंने रेट्स के नाम से दे दिया, वहाँ म्यूनिसिपल टैक्सेस पे थी सेम एडजस्टमेंट। तो उस पॉइंट ने बहुत बच्चों के नंबर 100 से 90 करवा दिए थे आराम से। उस पॉइंट के चक्कर में कई बच्चों के एक तो आंसर गलत हुए क्योंकि आता नहीं था, ऊपर से टाइम भी उन्होंने स्पेंड करा इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कि भाई ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं निकल रहा है। तो इस चक्कर में देख लो, हनीमून वेगस से वैष्णो देवी होने वाला है अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए एग्जाम के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस की हम लोग तो तैयारी करके चलेंगे, हम लोगों ने कुछ नहीं छोड़ना। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विल टेक अप इन द क्लास। फिर हमारे पास रेट्स पे जो एडजस्टमेंट थी, लेटेस्ट पुट इट ओवर हियर। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग था। लो भाई, टेलीफोन बिल पे भी एडजस्टमेंट मार्क कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी एडजस्टमेंट आ जाएगी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो भैया स्टेशनरी पेमेंट में तो कहाँ गया स्टेशनरी, दिख गया, ये रहा जी स्टेशनरी। तो स्टेशनरी पे भी हम लोग एडजस्टमेंट मार्क कर लेंगे। नाउ लेट अस बिगिन। सारी चीज़ों पे हमने एडजस्टमेंट मार्क कर ली। लेट अस स्टार्ट विद द रिसीट वाली साइड। जो जो चीज़ें हम करते जाएंगे उस पर हम टिक लगाते जाएंगे, इससे हमारी कंप्लीटनेस इंश्योर होगी। देखो हम लोगों को दो चीज़ें अकाउंट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो इंश्योर करनी होती है। वन इज कंप्लीटनेस एंड सेकेंड इज एक्यूरेसी। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, डॉट मार्क करो, टिक करो, इससे तुम्हारी कंप्लीटनेस इंश्योर होगी कि कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। और जो एक्यूरेसी के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपका दिमाग, मेंटल मैथ्स और साथ में आपकी कैलकुलेशंस। इफ दीज आर करेक्ट देन आपको कोई नहीं रोक सकता ये क्वेश्चन करने में या कोई भी क्वेश्चन करने में। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी गिवन है। ये जो बैलेंस बीडी मेरे पास होता है ये ओपनिंग बैलेंस है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ व्हाट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अभी बताया किस चीज की समरी होती है सर, कैश एंड बैंक की समरी होती है। तो यानी कि ये कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। कैश एंड बैंक कहां पर जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में। सब बच्चों को पता है यहाँ पे सर कैश एंड बैंक इज एन एसेट। तो जो भी मेरा ये एसेट है कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अब मेरे पास दो बैलेंस शीट है, एक मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट है। सर जब ये ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ही डालो इसको। बिल्कुल ठीक बात बेटा, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा कैश एंड बैंक बैलेंस, ये अपने पास आ जाएगा 41,000। एक दो बच्चों ने मुझसे पूछा सर हम बैलेंस शीट में यहाँ पे ऐसे बैलेंस बीडी नहीं लिख सकते क्या। जब आप रिसीट्स एंड पेमेंट में देख रहे हो सर तो यहाँ तो बैलेंस बीडी लिखा है। तो सर एक काम करो ना, बैलेंस शीट में भी हम बैलेंस बीडी लिख लेते हैं। नहीं लिख सकते बेटा। देखो कोई अकाउंट है उसका बैलेंस बीडीसीडी होगा। भाई स्टॉक अकाउंट है हमारे पास, सैलरी अकाउंट है हमारे पास, फर्नीचर अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है हमारे पास, लोन अकाउंट है, इन सबके बैलेंस बीडीसीडी होंगे। भाई लोन बताएगा मेरा ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस शीट में तो 10 यूं चीजें आती हैं। लोन अकाउंट में तो खाली लोन की बात हो रही है, मशीनरी अकाउंट में खाली मशीनरी की बात हो रही है, तो वहां बैलेंस बीडीसीडी जस्टिफाइड है। बट बैलेंस शीट में तो मल्टीपल अकाउंट्स हैं। जब मल्टीपल अकाउंट्स हैं और आप यहाँ बैलेंस बीडी या सीडी लिख दोगे तो आपको कैसे पता लगेगा ये किस चीज का बैलेंस है। तो यू कैन नेवर राइट बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी इन योर बैलेंस शीट। चलो जी, जैसे ही अब ये हुआ देखो मैंने टिक कर दिया, जैसे ही लिख दिया टिक कर दो। जितनी भी चीजें रिसीट्स एंड पेमेंट के अंदर हैं उन सबका सिंगल सिंगल इफेक्ट जाएगा, खाली एक एक इफेक्ट जाएगा। जितनी भी चीजें रिसीट्स एंड पेमेंट के बाहर हैं, एडजस्टमेंट्स में गिवन है, उन सबके डबल इफेक्ट जाएंगे। अब मेरी बात मान तो रहो लेकिन पूछो सर क्यों, ऐसा क्यों, ये क्या टोटका है भाई। जो रिसीट्स एंड पेमेंट के अंदर है उसका सिंगल इफेक्ट डालो, जो बाहर है उसका डबल इफेक्ट। बेटा क्योंकि जो बाहर ट्रांजैक्शंस हैं वो हम इनकॉर्पोरेट करना भूल गए। अब अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन को इनकॉर्पोरेट करना भूल गए तो उसके लिए हमें उसको अब इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त। तो जब मैं किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखना भूल गया और अब लिख रहा हूं तो उसकी एक हमेशा डेबिट साइड होगी, उसकी एक हमेशा क्रेडिट साइड होगी। डबल एंट्री बुक कीपिंग 11th क्लास से करते आ रहे हैं, तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डेबिट एज वेल एज अ क्रेडिट साइड। तो इसलिए हमें दो इफेक्ट डालने पड़ते हैं। अब सब्सक्रिप्शन पे डॉट है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ये हम लोग एंड में करेंगे एकदम। देन आई हैव एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस इज माय इनकम, तो मैं इसको अपनी इनकम में 16,000 रुपये लिख दूंगा। लॉकर रेंट भी मेरी इनकम में जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट भी इनकम में जाएगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास इनकम में जाएगा। तो इन चारों चीजों को हम लोग कहाँ पे, इनकम में लिख देंगे। एंट्रेंस फीस, लॉकर रेंट बाय एंट्रेंस फीस बाय लॉकर रेंट। एक तो ये 2 बाय की आदत अब सुधार लो भाई, कई बच्चों की मैं गलतियां देखता हूँ 12th क्लास में भी आके ये नहीं पता किस साइड 2 आता है और किस साइड बाय आता है। बाय रेवेन्यू
फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट्स बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सिंगल सिंगल इफेक्ट डालते चलो और टिक करते हुए चलो। अमाउंट कितनी कितनी है? 16, 58, 48, 10। हिंदी में अमाउंट याद करना बड़ा आसान होता है। 16, 58, 48, 10। तो ये चारों अमाउंट्स की मैंने पोस्टिंग कर दी। अगर मैं कहीं गलत पोस्टिंग करूं तो मेरे को बता देना। सर रिकॉर्डेड लेक्चर में कैसे बताएं? कोई नहीं, आप बता देना, मैं सुन लूँगा यहाँ पर। गवर्नमेंट ग्रांट है हमारे पास 40,000 रुपये। अब कई बच्चे पूछते हैं सर ये गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है हमारे पास? यार कुछ नहीं होती। जैसे आपको डोनेशन मिलती है ना लोगों से, वैसे गवर्नमेंट जो आपको देती है पैसा उसको हम लोग ग्रांट कहते हैं। अब लोग आपको कैसी डोनेशन देते हैं? जनरल डोनेशन देते हैं और स्पेसिफिक डोनेशन देते हैं। कई लोग कहते हैं सर ये पैसे पकड़ो, इसका जो करना कर लेना। मैंने कहा अपने एनपीओ का, मैं यहाँ पे एक एनपीओ चला रहा हूँ, मैं ओल्ड एज होम मैनेज कर रहा हूँ, क्या मैं इससे अपने एनपीओ की सैलरी बांट दूँ? कह रहे सर बांट दो, अच्छा काम कर रहे हो, सैलरी तो देनी है आपने, अपने एम्प्लॉयज़ को दे दो। मैंने कहा क्या अपने एनपीओ की बिल्डिंग का रेंट दे दूं इससे? कह रहा हाँ सर बिल्कुल दो, ओल्ड लोग रहते हैं यहाँ पे, अगर ये बिल्डिंग का रेंट नहीं दोगे तो वो कैसे रहेंगे? कई बार होता है स्पेसिफिक डोनेशन, तो स्पेसिफिकली वो बोल देते हैं कि सर इस पैसे से सिर्फ यही काम करना। अगर वो कहेगा इस पैसे से सिर्फ यही काम करना तो मेरे लिए तो भैया लायबिलिटी है वो। मैंने तो ये पैसा उसी पर्पज़ के लिए खर्चना है, मेरे एनपीओ की इनकम नहीं है ये। अब गवर्नमेंट ग्रांट भी सेम होती है। जब तक मेंशन ना हो हम इसे इनकम में लिख देंगे। भाई गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ने हमें पैसे दे दिए, चुपचाप इसको इनकम में लिख लो। तो हम इसे इनकम में लिख लेंगे 40,000 रुपये बाय गवर्नमेंट ग्रांट। 40,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट। अगर गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती तो हम इसे लाइबिलिटी में लिखते हैं। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो इरेडिकेशन, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर वैक्सीनेशन, अगर ये सब चीज़ें होता तो हम इसे लाइबिलिटी में लिखते हैं। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, अगेन इनकम। नॉन मेंबर्स है, नॉन मेंबर से फीस मिल रही है, नॉर्मल फीस है, बाय फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स 6,000, 6,000, दिस इज ऑल्सो डन। तो रिसीट्स वाली साइड हमने निपटा ली एक्सेप्ट फॉर द एडजस्टमेंट्स। अब आ जाते हैं पेमेंट वाली साइड पे। पेमेंट वाली साइड पे सैलरीज एंड वेजेस कह रहे 2017-18 और 18-19। हम कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं? हमारा यहाँ पे जो ईयर है दैट इज 2018-19। तो हमें सैलरी कौन सी वाली लेनी होगी? एक्सपेंसेस में, ये तो हमारा एक्सपेंडिचर है ना। रिसीट साइड पे जो भी आता है दो जगह जाएगा, या तो मेरी इनकम होगी, कोई भी मेरे को पैसा देगा या तो मेरी इनकम होगी या मेरी लाइबिलिटी होगी। भाई किसी ने अगर मेरे को स्पेसिफिक फंड दे दिया, या मेरे को किसी ने स्पेशल डोनेशन दे दी, या लाइफ मेंबरशिप फीस दे दी, ये सारी मेरे लिए लाइबिलिटीज़ हैं। तो जो भी इनकमिंग मनी होता है दो जगह जाता है, या तो इनकम में जाता है या फिर लाइबिलिटी में जाता है। सेम वे जितनी भी मेरी पेमेंट्स होती हैं ये भी मेरे पास दो जगह जाती हैं, या तो ये मेरे पास एक्सपेंडिचर में जाएंगी या फिर ये मेरे पास एसेट्स में जाएंगी। ये 11th क्लास का रूल है, कुछ नई बात नहीं है, बट आप लोगों को रिमाइंड कराना पड़ता है बार बार। तो इन चीज़ों को अपने बैक ऑफ द माइंड पे रखो। अब ऐसा ना हो कि सोचना पड़े आप लोगों को। एक टाइम था जब मैं ना पहली बार स्कूटी चलाने गया था या गाड़ी चलाने गया था, मेरे दिमाग में ना कुछ भी नहीं था। मेरे फ्रेंड्स मेरे से क्या बात कर रहे हैं साथ में बैठ के, मेरे को होश ही नहीं था। मेरा ध्यान था खाली गियर पे, क्लच पे, ब्रेक पे, स्टेयरिंग पे और रेस पे। मैं बड़ा कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाता था। बट आज का टाइम है, अब मेरे को ना सोचना भी नहीं पड़ता। अब गाड़ी चलाते वक्त मैं अपने फ्रेंड से भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड पे आई नो ईच एंड एवरीथिंग। मेरा हाथ अपने आप वहाँ पहुँच जाता है या पैर अपने आप वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पहुँचना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। सेम वे अब आप लोगों के साथ अकाउंटिंग होनी चाहिए। देखो 1 साल हो गया पढ़ते हुए अकाउंटिंग को, कई बच्चों को 2 साल हो गए, जिनका 12th का पेपर अभी डिले हो गया है तो उन बच्चों को 2 साल हो गए। अब आपको ये चीज़ें अपनी बैक ऑफ द माइंड पे पता होनी चाहिए बेटा। अगर अभी तक नहीं पता है ये चीज़ें तो फिर दिक्कत हो रही है, समझो फिर गड़बड़ कर रहे हो, फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, सही नहीं जा रहे अभी आप फिर। तो ये चारों चीज़ें अपने बैक ऑफ द माइंड पे रखो, और एफर्ट भी नहीं मारना चाहिए अब यहाँ पे, एफर्टलेसली होनी चाहिए ये चीज़ें आपके साथ। तो सैलरीज एंड वेजेस हम लोगों को कह रहे हैं 4800 पिछले साल की है, तो पिछले साल का खर्चा करंट ईयर में नहीं लिख सकता। एक बच्चा कहेगा सर कैश में तो दिया है ना इस साल। मैं कहूँगा बेटा चाहे कैश में दिया है, हम कैश के हिसाब से नहीं करते अकाउंटिंग। हम किसके हिसाब से करते हैं? हम करते हैं अक्रूवल बेसिस के हिसाब से। भाई जो जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड में लिखो। तो ये 17-18 वाला खर्चा 17-18 में लिखना चाहिए, अभी 18-19 में ये
नहीं आएगा। तो 18-19 में जो मेरा खर्चा 83,200 का, मैं खाली वही लिखूंगा, टू सैलरीज एंड वेजेस 83,200। बट अब यहाँ पे ना मेरे को एक अचंभा होता है, मैं कहता हूँ पिछले साल के पैसा दे रहा है कोई मेरे को 4800 रुपीज़, तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहे होंगे ये पैसे, पिछले साल सैलरी नहीं बांटी होगी। अगर हम एज एन एनपीओ हम पिछले साल के पैसे करंट ईयर में पे कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने पिछले साल 4800 लोगों को नहीं दिए होंगे, या तो 4800 नहीं दिए होंगे या इससे ज़्यादा। सर ऐसा कैसे कह सकते हो आप? देखो अगर मैं किसी को 4800 की पेमेंट कर रहा हूँ, दैट मीन्स या तो मैंने उसे 4800 ही देने थे या उससे ज़्यादा देने थे। सर अब ये क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कितने देने थे? भाई एडजस्टमेंट में देखो, इस पर कोई एडजस्टमेंट थी नहीं। दैट मीन्स अगर मैं किसी को भी 4800 रुपीज़ पकड़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैंने उसके 4800 ही देने थे, ये उधार चल रहा था, मैंने ये सैलरी नहीं दी थी पिछले साल, एक एम्प्लॉय की रोक ली थी मैंने ये सैलरी। तो अगर मैंने कोई सैलरी नहीं पे करी, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये पिछले साल की सैलरी थी, तो पिछले साल के पीरियड में मैंने ये बैलेंस शीट में लिखी होगी एज अ लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी। तो अगर पिछले साल बैलेंस शीट में लिखी है, तो वर्किंग नोट में हम लोग पिछले साल की बैलेंस शीट भी तो बना रहे हैं कैपिटल निकालने के लिए। तो वर्किंग नोट में मेरे को यहाँ पर लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाना पड़ेगा, और मेरे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 4800, 4800 रुपये। तो 4800 तो मेरे को यहाँ पे भैया दिखाना पड़ेगा। तो ये 4800 हमारे पास इधर आ गया। और आगे चलते हैं अब हम लोग। दिस इज डन, सैलरीज एंड वेजेस इज डन, इसको टिक करो। फिर आगे हमारे पास है सन्ड्री एक्सपेंसेस, बाद में देखेंगे, एडजस्टमेंट है। फ्री होल्ड लैंड। अब एक बच्चे ने पूछा था सर फ्री होल्ड लैंड क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, कई बार ना जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, कोई लीज होल्ड होती हैं, कोई फ्री होल्ड होती हैं, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी पे बिक्री होती हैं। फ्री होल्ड का मतलब होता है इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रखी है और गवर्नमेंट की तरफ से ये ईजिली फ्रीली आप इसको मूव कर सकते हो, किसी के नाम पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है? जिसके पास मकान के कागज़ है, मकान उसका। फ्री होल्ड क्या होता है? गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में रजिस्ट्री हो रखी है, अगर आपके मकान के कागज़ खो भी जाते हैं तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में रियल ओनर आप हो। तो फ्री होल्ड, और उसके साथ में लैंड लिखा हुआ है। तो लैंड है, तो लैंड हमारे पास क्या होता है? लैंड होता है एसेट। लैंड इज माई एसेट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है? एसेट है। अब सवाल ये पैदा होता है, लैंड मेरा एसेट है और मेरे पास दो बैलेंस शीट्स हैं, एक मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है, दूसरा मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो ये लैंड कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? क्या मैं इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखूं या मैं इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखूं? सोचो सोचो सोचो, मन में सोचो, मैं बस आंसर देने ही वाला हूं, फिर चेक करना क्या आपका और मेरा आंसर मेल खा रहा है। जो हमारे पास साल भर के दौरान ट्रांजैक्शन होती है, ड्यूरिंग द ईयर वाली ट्रांजैक्शन होती है ना, ये रिसीट्स एंड पेमेंट क्या बताता है? कैश एंड बैंक की समरी बताता है ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास मैं लैंड खरीद रहा हूं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट को तो इसके बारे में पता भी नहीं था। ओपनिंग बैलेंस शीट तो साल के पहले दिन बनी थी, और जो लैंड खरीदा हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा। तो जो ड्यूरिंग द ईयर खरीद रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट को तो उसकी जिक्र भी नहीं है, पता भी नहीं है उसका, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा लैंड हमारे पास। अब यहाँ पर एक और डाउट आ रहा है एक बच्चे के मन में, मेरे को पता है क्या डाउट आ रहा है, मैं उस बच्चे का डाउट भी सुन चुका हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब एक बच्चे का डाउट आ रहा है, सर व्हाट इफ हमने साल के पहले ही दिन पे ये 60,000 का लैंड ले लिया हो? बेटा अब एक बात समझना, एक चीज समझना, ओपनिंग बैलेंस शीट नामक कोई चीज होती नहीं है। क्या आप साल के पहले दिन जाकर के बैलेंस शीट बनाने बैठ जाओगे? नहीं, कोई भी नहीं बनाता, हमेशा साल के एंड में बनाई जाती है बैलेंस शीट। तो सर फिर आपने क्यों लिखा है ओपनिंग बैलेंस शीट? जो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है ना, उसी को हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। भले ही अब आप पहले दिन पे साल के लैंड खरीद लो, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब साल के पहले दिन मशीनरी, फर्नीचर कुछ भी खरीद लो, आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट इज नथिंग, जो पिछला साल 31/3/18 को खत्म हुआ, वही उसी के फिगर 1 अप्रैल 2018 के, बस दैट्स इट। बट हमने एक बस नाम दे दिया भाई, जैसे मेरे पिछले साल नंबर आए थे 80% सपोज, तो अब कोई आके मेरे से पूछे 12th में, भैया आपके नंबर कितने आ रहे थे? आपके अभी पेपर तो हो ही नहीं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? या आपके यूनिट टेस्ट वगैरह कुछ हो ही नहीं, आप क्या कहोगे? आप कहोगे मेरे 80% आ रहे थे। तो बस पिछले साल के फिगर्स को हम कॉपी ओवर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो लैंड अपने पास बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 60,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक, इसको भी करेंगे टिक,
और बढ़ेंगे आगे अगले 2 पॉइंट्स पे। यहाँ पर एडजस्टमेंट है हमारे पास, तो मैं रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस लिख लेता हूँ 37,500 के। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 37,500 ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट। आपने 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे दिस इज योर एसेट। कोई लैंड खरीदता है, कोई बिल्डिंग खरीदता है, कोई मशीनरी खरीदता है, हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर ली, तो 2,50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट जो है अपने पास इधर आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट 2,50,000 रुपीज। ठीक, चलो जी। ऑडिट फी, ऑडिट फी 6,000 रुपये। सर क्या होती है ऑडिट फी? ऑडिट फी कुछ नहीं होती बेटा। जब आप देखो कोई भी कंपनी आज के टाइम पे कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस है, मारुति है, टाटाज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। क्या इन सारी कंपनीज को ओन इनके रियल ओनर्स करते हैं? क्या रिलायंस पूरी की पूरी मुकेश अंबानी के हाथ में है? नहीं है, बिल्कुल भी उनके हाथ में। उनके पास मेजर स्टेक होता है 51% या उससे ज़्यादा, बट जो बाकी का स्टेक होता है वो किसके पास होता है? वो बाकी शेयर होल्डर्स के पास होता है। अब कंपनी में एज अ शेयर होल्डर मैं तो जाकर देख नहीं रहा कि कंपनी की अकाउंटिंग ठीक चल रही है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, मेरे को तो आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो कंपनी को क्या कराना पड़ता है? कंपनी को ऑडिट कराना पड़ता है किसी इंडिपेंडेंट सीए से। इंडिपेंडेंट सीए की टीम आती है, ऑडिट करती है, चेक करती है क्या अकाउंटिंग सही है या नहीं है, और फिर वो एक स्टेटमेंट जारी कर देती है कि इस कंपनी की ऑडिट सही है, या अगर कोई कमियां पाई गई तो कमियां बता देती है। इससे जनरल पब्लिक, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट सबको पता चल जाता है कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। तो टू प्रिवेंट फ्रॉड ऑडिट करवाना जरूरी होता है, और इसके पैसे कौन देता है? द कंपनी इटसेल्फ। तो यहाँ पे एनपीओ का ऑडिट हुआ होगा, एनपीओ को 6,000 रुपये देने पड़े होंगे, तो एनपीओ का ऑडिट फी हम यहाँ लिख देंगे। अब कल को एनपीओ अगर किसी भी कंपनी से फंड्स मांगने जाएगा ना, तो कंपनी पहले तो डरेगी, यार मैं इसको पैसे तो दे दूं एनपीओ को, लेकिन ये मेरे पैसों से कोई उल्टा सीधा काम ना करे, क्या पता ये काम करेगा भी या नहीं करेगा। तो एनपीओ क्या करेगा? अपने पिछले 5 साल 6 साल या जितने भी साल की उसके पास ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो सारी दिखा देगा। वो कहेगा देखो ये हमारे सीए ने ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दे रखी है, और इसके हिसाब से हम लोगों ने ऐसे ऐसे पैसा अपना एलोकेट करा है। तो इससे एक कॉन्फिडेंस आता है, जो सामने वाली कंपनी होगी वो पैसे दे देगी ऑडिट रिपोर्ट देख। तो दिस इज ऑडिट फी। लास्ट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है हमारे पास, बैलेंस शीट में 53,300 चला जाएगा। कैश एंड बैंक बैलेंस 53,300, इसको हम लोग यहां पर लिख देंगे सब। अब हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हो गई रिसीट्स एंड पेमेंट वाली, एक्सेप्ट फॉर एडजस्टमेंट्स। तो अब हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सब्सक्रिप्शन के ऊपर जब भी एडजस्टमेंट आए, हमेशा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। और अगर आप लोगों को नहीं पता सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं, मेरी एनपीओ की पूरी प्लेलिस्ट है इस चैनल पे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहाँ पे एनपीओ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अकाउंट्स क्लास 12th की आप प्लेलिस्ट ढूंढोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। स्टिल अगर नहीं मिलता तो आप मेरे को 9354191808 पर व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लेना, मैं आपको लिंक्स फॉरवर्ड करवा दूंगा। चलो जी, तो यहाँ पर पहली एडजस्टमेंट के लिए मेरे को सब्सक्रिप्शन अकाउंट की ज़रूरत है, यानी कि वर्किंग नोट नंबर 2 की ज़रूरत आ गई अब। और वर्किंग नोट नंबर 2 इज़ माय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते आ रहे हैं उनको पता है कितना आसान है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। जिन्होंने कभी आज तक सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू नहीं किया है, आप अपने नॉर्मल स्टेटमेंट से कर लो। या आप लोगों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट सीखना है, आई वुड रिकमेंड कि सब्सक्रिप्शन को अकाउंट से किया करो। सीखना है तो आप पुरानी वीडियोस देख लो। बाय बैंक, बाय बैलेंस ईडी, बैलेंस ईडी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलो जी, तो क्वेश्चन के अंदर जो भी पैसा हम लोगों को सब्सक्रिप्शन का रिसीव होता है, यहाँ पर हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है 356,800। तो जो 356,800 हमें रिसीव हो रहा है, हम इसे सीधा सीधा बाय बैंक के अंदर लिख देंगे, 3,56,800 रुपीज़। अब इसका हम ब्रेकअप देखते हैं ज़रा,
कहता है पिछले साल के यहाँ पर इसके अंदर मिले 7200 और नेक्स्ट ईयर के मिले 12,000 रुपये। पिछले साल के यदि कोई मेरे को 7200 दे रहा है, दैट मीन्स या तो उसने मेरे को 7200 ही देने थे या उसने मेरे को 7200 से ज़्यादा पे करने थे। तो अभी मैं इस अकाउंट को, इस अमाउंट को यहाँ पर स्टार मार्क कर रहा हूँ। मैं इसे देखूंगा नीचे एडजस्टमेंट में, कहीं पिछले साल ज़्यादा तो नहीं थे आउटस्टैंडिंग। अभी मैं इसको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में नहीं लिख सकता। पिछले साल 7200 मिल रहे हैं पिछले साल के, तो या तो पिछले साल 7200 आउटस्टैंडिंग थे या इससे कई ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थे। तो मेरे को अभी श्योरिटी नहीं है, जब तक श्योरिटी नहीं है मैं इसे नहीं लिख सकता। अगले साल के मेरे को मिले हैं 12,000 रुपये करंट ईयर में, अगले साल के कोई पैसे दे करके जा रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, मेरे पास एडवांस देकर चला गया मेरे को, कोई अगले साल के लिए एडवांस दे गया करंट ईयर में, इस साल में, तो ये मेरे पास क्लोजिंग एडवांस होगा। तो एक तो ये मेरे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आएगा 12,000, ये 12,000 मेरे पास एक तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आएगा, और इसका डबल इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा। कोई भी अगर मेरे को एडवांस पे करके जाता है, सुनने में अच्छा लगता है, साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि चलो यार एडवांस मिल गया, पैसा पहले ही मिल गया, बट एडवांस मिलना अकाउंटिंग के लिहाज से कभी भी एसेट नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज अ लाइबिलिटी। अगर आपको कोई पहले ही पैसे दे के जा रहा है, अब आप लायबल हो चुके हो उसके लिए काम करने के लिए। अब अगर मेरे को कोई बच्चा साल भर की फीस एडवांस में दे दे तो मेरे लिए टेंशन ज़्यादा है। अगर मैं चाहूँ भी अपना करियर स्विच करना, मैं टीचिंग छोड़ के मान लो लाइफ में कुछ और करना चाहता हूँ, तो मैं बीच में छोड़कर नहीं जा सकता, बिकॉज मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है। बच्चों ने मेरे को एडवांस फीस दे रखी है पूरे साल की, तो मेरे को साल भर तो पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए एडवांस इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आई नो आई एम गोइंग वेरी स्लो इन दिस क्वेश्चन, कई बच्चों को पक रहे होंगे, कई बच्चे फास्ट फॉरवर्ड कर रहे होंगे, बट दैट्स हाउ इट इज़। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर जितनी नॉलेज, जितना ज्ञान ले सकते हो ले लो सारा का सारा। तो 12,000 रुपये हम लोगों ने लिख दिया। अब आगे नीचे एडजस्टमेंट पर आ जाओ। कहता है देयर आर 1800 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200 रुपीज़। 1800 मेंबर है और हर मेंबर 200 रुपया दे रहा है। मेरी क्लास में सपोज 1800 बच्चे हैं, अभी तो नहीं है फिलहाल, इंशाल्लाह एक दिन हो तो मज़ा आ जाए। 1800 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 200 रुपये दे रहा है। 1800 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 200 रुपये दे रहा है, यानी कि ये मेरी कमाई है, ये मेरे एनपीओ की कमाई है। चाहे कैश में मिले पूरी, चाहे ना मिले, बट मेरी तो कमाई यही होगी। कोई आके मेरे से पूछेगा आपका एनपीओ कितने पैसे कमाता है सब्सक्रिप्शन से, मैं कहूँगा 1800 मेंबर है, हर मेंबर 200 रुपये देता है। कैश में किसके कितने आए मेरे को अभी उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी सिंपली इनकम यही हो जाएगी 3,60,000 रुपये। अगर आप कैश में देखोगे तो 356,800 आए, और ये 356,800 भी पूरा करंट ईयर का नहीं था, इसमें पिछले साल के भी इंक्लूडेड थे और नेक्स्ट ईयर के भी इंक्लूडेड थे। तो हमने आगे एक और है, एक और एडजस्टमेंट इसी में ही है। ₹8,000 वर इन एरियर्स फॉर 17-18 एज ऑन 1 अप्रैल 2018। अब ये देखो यहाँ पर, इसको आप लिंक करो, लेट अस लिंक दिस टू दिस। जब मैंने स्टार मार्क किया था, मैंने कहा था मैं वापस आऊँगा इस पर, तो कह रहा है जो 8,000 रुपये हैं पिछले साल के 17-18 बोले तो मेरा प्रीवियस ईयर के अभी भी 8,000 आउटस्टैंडिंग थे। तो अगर प्रीवियस ईयर के 8,000 आउटस्टैंडिंग थे तो मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में 8,000 लिखूंगा, 7,200 नहीं लिखूंगा। इस 8,000 में से मेरे को 7,200 तो रिसीव हो गए करंट ईयर में, 8 में से 7,200 तो मिल गए। तो करंट ईयर के, इस साल के अभी भी कितने आउटस्टैंडिंग है सर? 8 में से आपको 7,200 मिल गए, तो अगर मैथमेटिकली चलें तो अभी भी आपके पास 800 प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग हैं। 800 अभी भी पिछले साल के आपने लेने हैं। अगर मेरे को किसी बच्चे ने यहाँ पर बोला सर ये 3,000 रुपये की फ़ीस पकड़ो, मैंने कहा बेटा 3,000 रुपये की फ़ीस तो आप मेरे को दे रहे हो, लेकिन आउटस्टैंडिंग कितने थे? कहता सर पिछले इस महीने के ना 4,000 रुपये फ़ीस मेरी ड्यू थी। मैंने कहा चलो 3,000 आ गई आपकी, अभी भी आपकी 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, ये तो पिछले वाली हो गई। मैंने कहा करंट मंथ के भी तो आपके 2,500 रुपये फीस रहती है। कहता हाँ जी सर, करंट मंथ की भी 2,500 है। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की मिला करके मैं कहूँगा बेटा अगली बार 3,500 लेकर आना, घर पे पेरेंट्स को ये बताना कि मम्मा पापा 3,500 टोटल आउटस्टैंडिंग है। हमें हमेशा टोटल अमाउंट से मतलब होता है। दिस इज़ फॉर प्रीवियस ईयर, दिस इज़ फॉर करंट ईयर, दिस इज़ एज ऑन या एज एट। हमें हमेशा एज ऑन वाली अमाउंट्स चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन फॉर द ईयर वाली अमाउंट्स दे रहा है,
हम उसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर एज ऑन या एज एट पर। ये सारा मैंने सब्सक्रिप्शन की वीडियोस में समझाया हुआ है, तो आप वहां जाके ये ज़रूर देखना। अब माई दिस अकाउंट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। मेरे पास यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बीडी तो है नहीं एडवांस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है अपने पास। अब बैलेंसिंग फिगर क्या बनेगा यहाँ पर? मेरा बैलेंसिंग फिगर विल बी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो आ जाओ जी, टोटल कर लेते हैं इसका। लेट अस डू द टोटल्स। तो 360 12 380, 3,80,000। यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा 3,80,000। और कितना रह जाएगा? 200, 3,000, 3,200, 23,200, 23,200। ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23,200 आ रहा है। फिर भी दोबारा चेक कर लेते हैं। 356 और 20, ये हो जाएगा 376, 377, 377 और 3, बिल्कुल ठीक है, 23,200 आ रहा है। 23,200 में से पिछले साल के थे 800 रुपये। पिछले साल के हमारे पास 800 रुपये थे, तो करंट ईयर के कितने हो जाएंगे? करंट ईयर के हो जाएंगे 22,600 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, 22,400, 22,400 हो जाएंगे। करंट ईयर के हमारे पास 22,400 हो जाएंगे। सर क्या हमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अमाउंट से मतलब होता है? नहीं होता बेटा। हम लोगों को ये इनर कॉलम में लिखनी होती है, और इनर कॉलम की अमाउंट्स कहीं नहीं जाती, ना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ना बैलेंस शीट में। हमें हमेशा आउटर कॉलम की चाहिए होती है। अगर आप इनर कॉलम का नहीं भी लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दिस इज माय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब बारी आती है इसकी पोस्टिंग की। सो लेट अस पोस्ट द अमाउंट्स। तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम है, ये पैसा मेरे को मिलना है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम, जो पैसा मेरे को मिलना है, ये तो मेरे लिए एसेट है। इसका अगर मैं दूसरा नाम बोलूं तो इसे हम कहते हैं अक्रूड इनकम। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विल ऑलवेज गो इनटू एसेट साइड। ये ओपनिंग वाला ओपनिंग में, और क्लोजिंग वाला हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग वाला विल गो इनटू क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स में। सेम वे अगर एडवांस मिल गया मेरे को तो लायबिलिटी, ओपनिंग वाला ओपनिंग लायबिलिटी में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग लायबिलिटी में। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, सिंस ये तो जीरो है तो इसे नहीं लिखेंगे। और ये बाय बैंक कहाँ जाता है? ये अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी रिसीट्स एंड पेमेंट से फ्लो हो रही होती है, तो इस अमाउंट को हम कहीं पे भी नहीं लिखते। तो मैं यहाँ पर पोस्टिंग करता हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 रुपये एसेट्स में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 रुपये इधर आ गया। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन 3,60,000 रुपये इधर आ जाएगा। देन हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में 23,200 रुपये, 23,200। और जो हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन था वो इधर आ जाएगा। दिस इज हाउ मच? ये था हमारे पास 12,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या ट्रू, दिस इज 12,000। सो दिस इज डन, सब्सक्रिप्शन इज डन। अब आप सब्सक्रिप्शन को टिक कर सकते हो, ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई। दिस एडजस्टमेंट इज डन। थोड़ा सा स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। अब बारी आती है हमारे पास पेमेंट वाली साइड पे। आ जाओ। पेमेंट वाली साइड पे सन्ड्री एक्सपेंसेस। मैं एडजस्टमेंट के हिसाब से नहीं चल रहा, मैं ऊपर जैसे दे रखा है रिसीट्स और पेमेंट में वैसे चल रहा हूँ। तो पेमेंट वाली साइड पे सन्ड्री एक्सपेंसेस है 37,000। इस पे एडजस्टमेंट है, देखते हैं क्या कहता है। फोर्थ एडजस्टमेंट पे आ जाओ। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस एज ऑन March 31, 2018। पहले तो ये देखो March 31, 2018 कौन सी डेट है? हम तो March 31 19 के एंड पे बना रहे हैं, यानी कि ये प्रीवियस ईयर की बता रहा है। कह रहा है पिछले साल के एंड पर आउटस्टैंडिंग जो सन्ड्री एक्सपेंसेस थे 2,800 रुपये थे। तो पिछले साल के 2,800 रुपये हैं। जब मैं इस साल में 37,000 दे रहा हूँ, हमारी क्या अजम्पशन रहती है? इस 37,000 में ये 2,800 पिछले साल के इंक्लूडेड हैं। तो भैया हटाओ इसे यहाँ से, इसे हटाओ यहाँ से। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस
37,000 इनर कॉलम में, इसमें से हम लोग 2800 माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। तो ये 2800 रुपये हम यहाँ से हटा देंगे। 37 में से 2 गए 35, 35 माइनस 800 34,200, 34,200। और एडजस्टमेंट में था सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। देखो 37,000 तो रिसीट्स एंड पेमेंट में था, इसका सिंगल इफेक्ट ही डाल रहा हूँ, बट जो 2800 रुपये एडजस्टमेंट में था उसके डबल इफेक्ट जाएंगे। पिछले साल की बात हो रही है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो हम लोग यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 2800 रुपये हम लोग इधर लिख देंगे। बस सिंपल डबल इफेक्ट डाला और ख़त्म। जैसे ही हुआ मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट को भी टिक करना है और सन्ड्री एक्सपेंसेस को भी टिक कर देना है। तो माई एडजस्टमेंट इज डन एंड साथ ही में माई यहाँ पर जो रिसीट्स एंड पेमेंट की अमाउंट है वो भी चलेगी। अगली एडजस्टमेंट है हमारे पास स्टेशनरी। तो स्टेशनरी के लिए क्या कह रहा है नीचे, स्टेशनरी के लिए आ जाओ 5th एडजस्टमेंट पे। लास्ट एडजस्टमेंट जो है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 18 वॉज 2000, 31 मार्च 19 इट वॉज 3600। तो इसने मेरे को ओपनिंग बैलेंस बता दिया स्टेशनरी का और इसने मेरे को क्लोजिंग बैलेंस भी बता दिया स्टेशनरी का। तो अगर आप पेमेंट वाली साइड पे देखोगे, हम साल भर में 16,000 की स्टेशनरी और खरीद रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ तो ओपनिंग में पड़ी थी, कुछ मैं साल भर में और खरीद रहा हूँ और कुछ मेरे पास क्लोजिंग में रह गई। कुछ नहीं है, ये वाला स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो आपने कर रखा है ऑलरेडी, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कराए थे कंज्यूमेबल आइटम्स वाले, आपको स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकालना है। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। स्टेशनरी का जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो हमारे पास एसेट्स है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। जो स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है वो भी एसेट है, वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और स्टेशनरी जो साल भर में कंज्यूम करी, कितनी कंज्यूम करेंगे आओ देखते हैं। अकाउंट भी बना सकते हो, बिना अकाउंट के भी कर सकते हो। मैं कहूँगा यहाँ पे बिना अकाउंट के कर लो। पहले हम लोग यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेशनरी को पोस्ट कर देते हैं, स्टेशनरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी। कितनी है बाबा स्टेशनरी, तो स्टेशनरी हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है यहाँ पर 2000 और 3600, 2000 ओपनिंग में और 3600 क्लोजिंग में। तो क्लोजिंग में 3600 और ओपनिंग में अपने पास 2000। अब एक चीज़ समझना गाइस प्लीज़, आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था कुछ 2000 रुपये का, आपने साल भर में और स्टेशनरी खरीदी। यहाँ पे क्रेडिटर्स वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सीधा सीधा कह रहा है स्टेशनरी की पेमेंट करी 16,000 रुपये की, 2,000 की आपके पास ऑलरेडी पड़ी थी, 16,000 की आपने पेमेंट कर दी साल भर में, तो आपके पास होनी चाहिए 18,000 की स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक में अगर आप देखो तो 18,000 होनी चाहिए, बट हमारा क्वेश्चन कहता है कि ना बाबा ना, क्लोजिंग स्टॉक में कितना है अपने पास। क्लोजिंग स्टॉक में क्वेश्चन हमारा बोलता है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये रहा, नीचे आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक में क्वेश्चन कहता है हमारे पास बची है 3600 की स्टेशनरी। क्वेश्चन कह रहा है अपने पास बची है 3600 रुपये की स्टेशनरी। तो भैया बाकी की स्टेशनरी कहाँ गई, बाकी 14,400 रुपये अपने पास कहाँ गए। तो बाकी के 14,400 रुपये अपने पास चले जाएंगे कंजम्पशन में, कंज्यूम्ड में। दिस विल गो इनटू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे कंजम्पशन का आप सिंपल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, स्टेशनरी कंज्यूम्ड या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए तो उसके लिए आप ओपनिंग स्टॉक प्लस पेमेंट या परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 2000 प्लस 18,000 की जो हमने पेमेंट करी माइनस 16,000 की पेमेंट करी, 18 की नहीं 16,000 की, तो 2000 प्लस 16,000 माइनस 3600, आप इसे ऐसे भी सिंपली कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाओ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू स्टेशनरी हमने पेमेंट करी है 16,000 रुपये की, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक है 2,000 रुपीज़ का, लेस कर देंगे हम यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विच इज़ 3600, तो 3,600 ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो 16 और 2 18, 18 माइनस 3 15, 15 माइनस 600, ये हमारे पास आ जाएगा
400 रुपये, 14,400 रुपीज़, एज सिंपल एज दैट। मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग जो था स्टॉक, ये देखो स्टेशनरी का, एक बार मैंने जो ये ब्लू में हाईलाइट करा है 2000 और 3600, इनको मैंने दो जगह पोस्ट करा है। मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी डाला है, और मैंने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाला, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाला। तो जितनी भी चीज़ें एडजस्टमेंट में आप चेक करना, मैं सबके डबल इफेक्ट्स डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ। अगर नहीं डाल रहा हूँ तो मेरे को बताओ कि सर यहाँ पे नहीं डाले और क्यों नहीं डाले। सब जगह डाल रहा हूँ मैं, एवरीवेयर वी आर पुटिंग इन डबल इफेक्ट, जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट में आइटम है। एक हमारे पास इम्पैक्ट जाता है एसेट्स में, एक हमारे पास मतलब एक जाता है डेबिट इम्पैक्ट, एक हमारे पास जाता है क्रेडिट का इम्पैक्ट। लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेशनरी वाला पॉइंट भी हो गया, दिस इज ऑल्सो डन, टिक कर दो, टिक कर दो। पांचवी एडजस्टमेंट भी हो गई। फिर अगला तो वैसे रेट्स की एडजस्टमेंट है, बट रेट्स को ना लास्ट में करते हैं क्योंकि स्पेशल एडजस्टमेंट है, इस पर हमें टाइम लगाना है और समझना है। तो हम लोग पहले टेलीफोन चार्जेस निपटा लेते हैं। टेलीफोन चार्जेस हमने इस साल 4,000 रुपये पे किए हैं, और कहता है देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल ऑफ ₹1400 ऑन 31 मार्च 19। भाई साहब डेट्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डेट्स का ध्यान रखना। अगर आपने डेट्स का ध्यान नहीं रखा, कौन सी चीज़ ओपनिंग में आनी थी और कौन सी क्लोजिंग में आनी थी, इसके चक्कर में पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये साल के अंत में, करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है, यानी कि करंट ईयर को बिलोंग करता है। करंट ईयर में 4,000 रुपये की पेमेंट कर रहा हूँ, और अभी भी मेरे पास 1,400 रुपये ड्यू हैं, देने हैं। तो मेरा खर्चा कितना होगा करंट ईयर का टेलीफोन बिल का? टेलीफोन चार्जेस 4,000 तो पे कर दिए, और अभी भी आपके ड्यू हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, ये एडजस्टमेंट में था, इस 1400 का हमारे पास डबल इम्पैक्ट जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, यानी कि ये अभी भी मैंने देने हैं। तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, जब भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होंगे तो हमारे पास कहां पर आएंगे? लाइबिलिटीज में। जब जब इनकम आउटस्टैंडिंग होगी हमारे पास आएगी एसेट्स में। तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस 1,400 रुपये, 1,400 रुपीज़ यहाँ पर लाइबिलिटी में लिख दूंगा। तो इसका भी डबल इम्पैक्ट आ गया। टेलीफोन चार्जेस इज ऑल्सो डन। अब लास्ट हमारे पास एक एडजस्टमेंट रह गई, एंड लास्ट एडजस्टमेंट इज रेट्स। रेट्स वाली एडजस्टमेंट समझाने से पहले मैं आपको अपना एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सिंपल सा फंडा समझाता हूँ अपना। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक ईयर फॉलो कर रहे हैं, और वो ईयर है अपने पास, यहाँ पे शुरू हो रहा है वो 1/4/18 को, और वो यहाँ कहीं ख़त्म हो रहा है 31/3/19। ठीक है। इस साल के दौरान मेरे पास जो गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ना 30 जून को कराता हूँ। एवरी ईयर 30 जून को इंश्योरेंस कराता हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी कहीं 30 जून को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया। अब गाड़ी का इंश्योरेंस कितने टाइम का होता है सर? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, स्कीम्स आती हैं अलग अलग। मैंने 1 साल का इंश्योरेंस करवाया गाड़ी का। तो मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस यहाँ से चालू हुआ और 12 महीने तक चलेगा ये। दिस विल गो ऑन फॉर 12 मंथ्स। और मेरे 12 मंथ्स कहाँ आके ख़त्म होंगे सर? ये 12 मंथ्स आपके ख़त्म होंगे अगले साल। और अगले साल कहाँ पर ख़त्म होंगे 12 मंथ्स? ये ख़त्म होंगे मेरे पास 30 जून 19 को। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात। अब मेरा सीए कहता है, सीए के पास मैं फ़ोन करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे को ये बताओ, मेरे को अपना जो है फाइलिंग करानी है टैक्स की, और मेरे को अपना ऑडिट कराना है। सीए कहेगा इस साल के खर्चे बता दो। मैं सीए को कहूँगा इस साल मैंने 30 जून को एक पेमेंट करी, इस दिन मैंने एक पेमेंट करी 24,000 रुपये की, इंश्योरेंस की गाड़ी की। कहता है ये जो पेमेंट करी इस साल के लिए करी। मैंने कहा आप देख लो, 1 साल के लिए करी, 1 साल के लिए करी मैंने ये पेमेंट, जिसमें से मेरे पास सीए साहब बात सुनो, जिसमें से मेरे पास 9 मंथ्स तो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, 9 मंथ्स तो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, और जो 3 मंथ्स हैं ये 3 मंथ्स अगले साल को बिलोंग करते हैं। तो 9 महीने की पेमेंट करंट पीरियड की कर रहा हूँ, 3 महीने की अगले पीरियड की कर रहा हूँ। तो सीए साहब कहते हैं चलो बात तो ठीक है आपकी, बात तो ठीक है। तो 24,000 को हम डिवाइड कर लेते हैं, मंथली इंश्योरेंस निकालते हैं पहले आपका, मंथली इंश्योरेंस निकालते हैं आपका। तो मैंने कहा 24,000 रुपये 12 महीने के है, तो 1 महीने का अपने पास आ जाएगा 2,000 रुपये। ये साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात। अब सीए साहब कहते हैं, सीए साहब कहते हैं 9 महीने का तो आपका करंट ईयर का है ना, हम तो अभी आपकी करंट ईयर की फाइलिंग कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात। तो कहता है करंट ईयर में आप 24,000 रुपये अपना खर्चा मत दिखाओ, 24,000 को अपना एक्सपेंस मत दिखाओ, आप 18,000 का दिखाओ। मैंने कहा बट मेरी जेब से तो 24,000 गया है। कह रहा कोई बात नहीं, 3 महीने आपने अगले साल के पे कर दिए अभी से ही। तो 3 महीने मैंने अगर अगले साल की पेमेंट कर दी, तो मैंने ये 6,000 रुपये क्या कर दिए? प्रीपेड। ये मैंने प्रीपे कर दिए, एडवांस में पे कर दिए।
जैसे मेरे पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस रिसीव होता है ना, उसी तरह मैंने इंश्योरेंस इन एडवांस पे कर दिया। तो जब हम एडवांस इंश्योरेंस पे करते हैं इसे हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए 6,000 रुपए के, और मेरा जो साल का इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, जो मेरा इंश्योरेंस का साल भर का एक्सपेंस हो गया, वो हो गया 18,000 रुपए का। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस साल का 18,000 और प्रीपेड 6,000, 24 का मैंने ऐसा कर लिया। बट अब एक बात जानना, यहाँ पे एक बात और समझने की कोशिश करना इधर, क्या मैं ये इंश्योरेंस हर साल कराता हूँ गाड़ी का? बिल्कुल कराता हूँ। अब गाड़ी का इंश्योरेंस तो भैया हर साल जाता है, हर साल। क्या ऐसा होगा क्या? एक बात बताओ, ये तो मेरे पास अगला साल हो गया 3 महीने, ये तो अगला साल हो गया, बट अगर आप ये वाले 3 महीने देखोगे, ये तो करंट ईयर का ही पार्ट है ना, जो शुरू का मेरे पास ये 3 महीने का पार्ट है। कैसे दिखाएं इसको, कौन से कलर से दिखाएं? चलो ग्रीन कलर से दिखाते हैं। भाई क्या मेरी गाड़ी इस साल में 9 महीने के लिए इंश्योर्ड थी खाली? नहीं, मेरी गाड़ी तो इस साल भी इंश्योर्ड रही होगी, बट इस साल के शुरू के 3 महीने के पैसे मैंने कब दिए होंगे? शुरू के 3 महीने के पैसे सेम मैंने कब दिए होंगे? पिछले साल में दिए होंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जून में इंश्योरेंस करा रहे हो तो अप्रैल मई जून पहले 3 महीने का इंश्योरेंस का पैसा कहां से आया? सर पहले 3 महीने का जो इंश्योरेंस का पैसा पिछले साल दिया होगा ना आपने। बिल्कुल पिछले साल दिया भाई, ये तो बिल्कुल पिछले साल दिया है। तो पिछले साल जब मैंने पेमेंट करी करंट ईयर की, पिछले साल भी सेम सिनेरियो रहा होगा। सीए ने कहा होगा 9 महीने का तो आपका इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, 3 महीने का प्रीपेड है। इस साल भी सीए यही कह रहा है, 9 महीने का आपका इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, 3 महीने का प्रीपेड है। अगले साल भी सीए यही कहेगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। समझना मेरी बात। भाई मेरे पास 12 महीने का सिंपल सा खर्चा। अब एक बच्चा कहेगा सर क्यों जून कराते हो? इंश्योरेंस कंपनी को फोन करो, बोलो यार अप्रैल से मार्च मेरा दे दे तू इंश्योरेंस, और 24,000 रुपये साल के ले लिया कर। ऐसा हम नहीं करते, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा वो बच्चा करेगा जिसकी अकाउंटिंग वीक होगी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। हमने सिंपल से 24,000 रुपये दिए, 24,000 में से 9 महीने करंट ईयर को बिलोंग करते थे, 3 महीने नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करते थे। तो 18,000 रुपये करंट ईयर का खर्चा था, 6,000 रुपये अगले साल का खर्चा था। यहां तक सबको कहानी समझ आ गई। बट जब मैंने कहा शुरू के 3 महीने, ये कहां जाएगा? शुरू के 3 महीने का पैसा कहां लिखूं? तो शुरू के 3 महीने का कैश पिछले साल दे दिया था, बट वो खर्चा बिलोंग करता था करंट ईयर को। तो यानी कि ये जो मैंने पेमेंट करी, ये जो मैंने पेमेंट करी 24,000 रुपए की इस साल, इसमें से 6,000 तो अगले साल को बिलोंग करते हैं। तो प्रीपेड क्लोजिंग वाला सीएल यानी कि क्लोजिंग वाला प्रीपेड मेरे को यहां से 6,000 रुपए हटाना पड़ेगा। मैं कहूंगा ये अगले साल को बिलोंग करता है, फिर सीए याद दिलाएगा भाई साहब पिछले साल भी एक पेमेंट करी थी आपने इंश्योरेंस की, उसमें भी आपने 24,000 दिए थे, उसका भी जो 6,000 था वो करंट ईयर को बिलोंग करता था, पिछले साल को बिलोंग नहीं करता था। जो पिछले साल हमने यहां पर 24,000 रुपए दिए थे, इसमें भी तो यही था, 9 मंथ्स के 18,000 रुपए प्रीवियस ईयर को बिलोंग करते थे। बट ये 3 मंथ्स के जो 6,000 रुपए हैं, ये तो करंट ईयर को बिलोंग करते थे ना। तो जो पिछले साल हमने एडवांस पेमेंट कर दी थी करंट ईयर के लिए, वो हम करंट ईयर में दिखाएंगे। पिछले साल हमने कैश दिया था इस साल के लिए, तो जो पिछले साल का कैश था जो इस साल के लिए दे रखा था सिर्फ 3 महीने का, वो 6,000 रुपए मेरे को यहां पर प्लस करना पड़ेगा। तो यानी कि प्लस प्रीपेड एक्सपेंस जो ओपनिंग में दिया था, तो हमारे पास यहाँ पर अल्टीमेटली 24,000 ही आएगा। अब एक बच्चा कहेगा सर जब आंसर 24 का 24 ही रहना था तो क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट कराई हमें? बेटा ये इसीलिए करवाई बिकॉज ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ये आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे, ये दोनों जगह जाएंगे हमारे पास। दिस विल गो इनटू ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इसलिए आपको लिखना जरूरी था। और समझो इस साल में भी हम 12 महीने के लिए ही हैं। मैंने आपको बोला ना मंथली एक्सपेंस कितना है, मंथली एक्सपेंस हमारे पास है 2,000 रुपए का। करंट ईयर में कितने महीने हैं? 12 महीने हैं, तो 12 इंटू 2 24,000 रुपए। 24,000 का हमारे को खर्चा दिखाना है, एक्सपेंडिचर में हम दिखा रहे हैं, बस उसमें प्रीपेड का एक कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे मैंने इंश्योरेंस की कहानी बताई, डिट्टो सेम कहानी यहाँ पर रेट्स की है। डिट्टो सेम कहानी यहाँ पर रेट्स की है। कह रहा हूं मार्च 31, 2019 रेट्स वर प्रीपेड टू जून 2019। कह रहा है जून 31 मार्च 2019 को, साल खत्म होने के बाद भी जून 2019 तक हमने रेट एडवांस में दे रखे थे। अब कितने एडवांस में थे ये कैसे निकालेंगे? भैया हमने जो रेट के पैसे दिए 24,000 रुपए, ये एक साल के पे करे,
बोला यहाँ पे द चार्ज पेड एवरी ईयर बीइंग 24,000, कह रहा है हर साल का खर्चा 24,000 है। तो मैंने कहा एक महीने का खर्चा 2,000 है। कहता बिल्कुल ठीक बात है, 24,000 डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का 2,000 है। मार्च से लेके जून तक, 31 मार्च के बाद जो महीना स्टार्ट होता है, अप्रैल पूरा महीना, मई पूरा महीना, जून पूरा महीना, इन 3 महीनों के पैसे एडवांस में थे। मैंने कहा एक महीने का 2,000, तो 3 महीने का हमारे पास 6,000। तो 6,000 रुपए हमने प्रीपेड दे रखे थे। ये क्लोजिंग प्रीपेड नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करते थे, तो क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस करो, जो पिछले साल प्रीपेड दिए थे वो करंट ईयर को बिलोंग करते थे, उसको ऐड करो। तो मैंने जो लिखवाया है वर्किंग नोट, ये जो इतना बड़ा बनवाया है यहाँ पे नंबर लाइन और ये सब, यहाँ बस आप इंश्योरेंस की जगह, आप इंश्योरेंस वर्ड की जगह रेट्स लिख लोगे, मंथली रेट्स और रेट्स एक्सपेंडिचर। सर रेट्स होते क्या हैं? कुछ नहीं यार, ये टैक्सेस और रेट्स वगैरह होते हैं, टैक्सेस का ही पार्ट होता है, एक तरीके से देने पड़ते हैं हर साल एनुअली, तो उसी का ही पार्ट होता है। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा टू रेट्स, रेट्स मेरे पास हैं 24,000 रुपये के, इसमें से मैं लेस कर दूंगा क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड मेरे पास लेस हो जाएगा 6,000, और इसके अंदर ऐड हो जाएगा मेरे पास ओपनिंग प्रीपेड प्लस कर दूंगा 6,000, एंड अल्टीमेटली यहाँ पर मेरे पास 24,000 ही रहेगा। और ये जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस, दीज आर माई एसेट्स, कभी भी आप पैसे एडवांस में दोगे किसी को, प्रीपेड रेट्स, तो ये आपके पास एसेट है, ये एसेट में आ जाएंगे दोनों जगह, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी। बस हमारा क्वेश्चन ख़त्म। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर टोटलिंग, टोटलिंग करते हैं हम लोग, बाकी एवरीथिंग एल्स इज डन, सारा कुछ हमने कर लिया। टिक करते रहो, टिक करते करते आपको पता लग जाएगा कि आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, एवरीथिंग इज डन, हमने हर चीज़ की पोस्टिंग कर दी। तो लेट अस डू द टोटल्स। सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करता हूँ ताकि मेरे पास कैपिटल फंड आ जाए। तो कितना है, 41 और 40 और 8 और 8, ये हो जाएगा 56, 56 1 57, 57,000। इधर भी लिख लो भैया 57,000। अब 57,000 में से मैं माइनस कर लेता हूँ 5 और 3, 8,000 माइनस कर लेते हैं भाई, 49,400। तो कैपिटल फंड 49,400 आ रहा है ओरल कैलकुलेशंस के हिसाब से। अब आई डोंट नो सही है या नहीं, एक बार मैं यहाँ पे टैली कर रहा हूँ, आप लोग भी प्लीज़ टैली कर लेना, कहीं गड़बड़ हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, अगर मेरी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो। 57,000 माइनस 4,800 माइनस 2,800, 49,400। ये जो कैपिटल निकल के आई, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का पर्पस ही यही था, इसका पर्पस ही सिंपली यही था, ताकि आप लोग ये बैलेंसिंग फिगर जो है कैपिटल निकाल सको। आप इस कैपिटल फंड को ऊपर ट्रांसफर कर दो, कैपिटल फंड 49,400, इसको आप ऊपर ट्रांसफर कर दो यहाँ पर। हमने सही किया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है हमारे इसमें। लेटेस्ट चेक, एक बार देख लेते हैं, बैलेंसेस सारे चेक कर लो अच्छे से भैया, ये ना हम कोई गड़बड़ कर बैठे। लग तो नहीं रही कोई गड़बड़, लग तो नहीं रही, हमने सारी चीज़ों के डबल इम्पैक्ट डाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल कर लेते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ मैं पहले। 3 60 और 40, 4 4 और 10, 4 10, 4 10 और 6, 4 16, 4 16 और 16, 4 32, 4 32 और 48, 4 80, 4 80 और 58, 4 80 और 58, 5,38,000। इस साइड का टोटल 5,38,000, जो कि ज़्यादा लग रहा है मेरे को, तो यही टोटल हमें लिखना पड़ेगा। ज़्यादा एज इन जो ज़्यादा वाला टोटल होता है वही हमें दोनों साइड पर लिखना होता है, फिर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो 5,38,000। अब क्रेडिट साइड में से डेबिट वाले बैलेंसेस माइनस कर लो, 538 में से माइनस कर लेते हैं। तो आई विल यूज़ द कैलकुलेटर हेयर, नहीं तो आप लोगों को मैं वेट करवाते रखूँगा यहाँ पे अगर मैं मैनुअली करने लगा तो। माइनस 37,500 माइनस 6,000 माइनस 34,200 माइनस 14,400 माइनस 5,400 माइनस 24,000। तो ये आ रहा है 3,33,300। हमारे पास सरप्लस निकल के आ रहा है, टू सरप्लस
बैलेंसिंग फिगर हमारा 3,33,300, 3,33,300। इसे हम यहाँ पर सरप्लस को ऐड कर देंगे, सरप्लस को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, और सरप्लस इज 3,33,300। तो कर लेते हैं 333,300, 4 बार 3 है ना, प्लस 49,400। तो हमारी अब न्यू कैपिटल हो गई 382,700। अब हमें चेक करना है क्या मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्लस 12,000 प्लस 1,400, तो ये आ रहा है 396,100 यहाँ पर टोटल। इधर भी यही आना चाहिए हमारे पास, 250 और 60, 3,10,000 प्लस 53,300 प्लस 23,200 प्लस 3,600 प्लस 6,000। तो हमारा टोटल मैच कर रहा है 3,96,100। हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, दैट मीन्स हमने लगभग अपना आंसर सही करा है, और हमारी कंप्लीटनेस भी इंश्योर हो गई क्योंकि हमने एक एक चीज़ को चेक किया था। मैंने आपको 2 चीज़ें बोली थी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। कंप्लीट हमारा आंसर हो गया बिकॉज वी टेक ईच एंड एवरीथिंग एज वी डिड इट, साथ में हमारा आंसर मैच हो रहा है, दैट मीन्स वी आर एक्यूरेट एज वेल। तो हर क्वेश्चन को फुल फ्लेजेड आपने ऐसे करना है। इस क्वेश्चन को कम से कम भी नहीं तो अभी एक बार करना वीडियो के बाद खुद से, अभी तो वीडियो के साथ साथ किया होगा, एक बार खुद से कर लेना आज ही के दिन जिस दिन वीडियो देख रहे हो, और इसको साल में कम से कम 3 बार दोबारा करोगे क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस नाउ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अपने आसपास भी सबका ध्यान रखना। हो सके तो जिनकी जितनी हेल्प कर सकते हो प्लीज़ हेल्प इट आउट, टाइम्स आर नॉट गोइंग गुड। अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए तो डू सीक हेल्प फ्रॉम समवन। आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।